ब्रेड पोएम एडवर्ड कमाउ ब्रैथवेट के द्वारा लिखा गया एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम है और इस पोएम के द्वारा पोएट ने समझाने का कोशिश किया है कि कैसे ब्रेड एक वाइट ड्रीम का सिंबल हो जाता है, कैसे ब्रेड सिर्फ एक खाना नहीं, सिर्फ एक लाइफ सस्टेनेंस का तरीका नहीं, बल्कि एक सपना, एक ड्रीम, अ ड्रीम फॉर गुड लाइफ का मेटाफर बन जाता है और कैसे उस सपना पूरा होने से पहले ही उसको सोसाइटी का क्रूएल्टी से, कमर्शियलिज्म से कुचल के रख दिया जाता है। ये है इस पोएम में बताया गया मेन चीज़। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं एडवर्ड कमाउ ब्रेथवेट के बारे। ये है एक पोस्ट कॉलोनियल पोएट, बहुत ही फेमस कैरिबियन राइटर है ये। ओके, और इन्होंने ही द फेमस कैरिबियन आर्टिस्ट मूवमेंट्स का मतलब उसके पीछे सबसे बड़ा एक जो इन्फ्लुएंशियल हेड था वो इन्हीं का था। और हमेशा ये अपना लैंग्वेज जो है, अपना पोएम का स्ट्रक्चर जो है और पोएम का कंटेंट जो है उसके द्वारा ये एक पोस्ट कॉलोनियल ओरिजिनलिटी का छाप छोड़ते हैं। कैरिबियन हिस्ट्री का, कैरिबियन इम्पैक्ट, कैरिबियन कल्चर और द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन दैट, ये हमेशा एक बहुत बड़ा थीम होता है एडवर्ड ब्रैथवेट का पोएम में। ओके, तो ये जो ब्रेड पोएम है ये उनका एक पोइट्री कलेक्शन में प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था बॉर्न टू स्लो हॉर्सेस। ठीक है, 2005 में ये आपका पब्लिश हुआ था। मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ उसका नाम, बॉर्न टू स्लो हॉर्सेस, और ये आपका 2005 में। ठीक है, तो बॉर्न टू स्लो हॉर्सेस 2005 यही था आपका वो पब्लिक मतलब पोइट्री कलेक्शन जिसमें ब्रेड पोएम पब्लिश हुआ था। ओके, अब आइए इसका जो लाइन बाय लाइन एनालिसिस है वो करते हैं और इसमें छुपा हुआ जो थीम है, जो इमेजरी है, जो सिंबॉलिज्म है और जो पोस्ट कॉलोनियल इसमें जो फीचर्स है वो समझते हैं। स्लोली द वाइट ड्रीम रेसल्स टू लाइफ, मतलब धीरे धीरे जो वाइट ड्रीम है वो अपना जिंदगी प्राप्त कर रहा है। आसानी से जिंदगी प्राप्त नहीं कर रहा, रेसल कर रहा, यानी सफर कर रहा है। रेसल यानी यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट या टेंशन का छाप यहाँ पे है कि बहुत स्ट्रगल करके उसको लाइफ तक आना पड़ रहा है। एक ड्रीम का जन्म हो रहा है, एक ड्रीम का क्रिएशन हो रहा है और वो ड्रीम जो है ना धीरे धीरे करके, बहुत स्ट्रगल करते हुए, बहुत कन्फ्लिक्ट का थ्रू से, बहुत टेंशन का थ्रू से वो धीरे धीरे वो ड्रीम साकार हो रहा है, या एक ड्रीम का जो आपका फॉर्म है वो साफ हो रहा है धीरे धीरे। और ड्रीम क्या है? ये ड्रीम है गुड लाइफ, अ ड्रीम ऑफ हैविंग अ गुड लाइफ, अ ड्रीम ऑफ हैविंग अ लाइफ विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, जहाँ पे आपको खाना सही से मिलेगा, जहाँ पे आपको रहना सही से मिलेगा, जहाँ पे एक अच्छा सा आपका वातावरण मिलेगा, जो एक हर आदमी का एक बेसिक नीड होता है कि गुड लाइफ, वही गुड लाइफ का जो चाहत, वही गुड लाइफ का जो सपना, यही है एक्चुअली वाइट ड्रीम। और एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेड को यहाँ पे सिंबल रखा गया है वही वाइट ड्रीम का, या वही आपका डिजायर या ड्रीम फॉर हैविंग अ गुड लाइफ, इसी चीज का सिंबल है ब्रेड। ओके, hands shaping the salt and the foreign cornfields, the cold flesh kneaded by fingers। तो हाथों, तो यहाँ हैंड्स मतलब क्या? हैंड्स मतलब यहाँ एक्चुअली जो वर्कर्स है ना उन लोगों का बात किया जाए, सॉल्ट लेबरर्स का बात यहाँ पे किया जा रहा है, और कॉर्नफील्ड्स में जो फार्मर्स आपके काम करते हैं उनका बात किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ जो ये हैंड है ये एक एग्जाम्पल है आपका किस चीज़ का? सिनेक्टोकी का। क्यों सिनेक्टोकी का? क्योंकि यह है पार्ट फॉर द होल। हैंड्स मतलब यहाँ सिर्फ हाथ तो नहीं समझ रहा, कटा हुआ हाथ तो काम नहीं करेगा, हाथ यानी यहाँ इंसान, यानी लेबर, ओके, पीपल, उनका बात समझाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका सिनेक्टोकी का एग्जाम्पल। ओके, द हैंड शेपिंग द सॉल्ट, तो सॉल्ट फैक्ट्री में या आपका सॉल्ट प्लांटेशन में जो सॉल्ट लेबर काम करते हैं, नमक सही से वो लोग मतलब समंदर का पानी को सुखा करके जो नमक बनाने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो उसमें आपका कभी कभी उसमें आयोडीन भी डाला जाता है या कुछ कुछ और प्रिजर्वेटिव्स भी मिला करके उसको पैक किया जाता है कमर्शियल बेचने के लिए। तो ये जो पूरा फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, तो सॉल्ट वर्कर्स क्या कर रहे हैं? अपना हाथों से शेप कर रहे हैं सॉल्ट को सही से, ठीक है। और फॉरेन कॉर्नफील्ड,
अच्छा, यहाँ फॉरेन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? इससे एक सेंस ऑफ एलियनेशन आता है, इससे एक सेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म भी इनडायरेक्टली आता है कि ये जो कॉर्न फील्ड्स है ना, ये जैसे वो लोगों का अपना नहीं है, किसी दूसरे का है, किसी दूसरे का कॉर्नफील्ड में ये बेचारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं। ये किस चीज़ को दर्शाता है? कॉलोनियल पीरियड को दर्शाता है, या एक तरीके से सेंस ऑफ डिस्टर्ब्ड ओनरशिप को दर्शाता है कि ओनरशिप किसका होना चाहिए और ओनरशिप किसका है। एक तरीके से ये नेचर वर्सेस मैन ओनरशिप का भी एक कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉर्नफील्ड से फील्ड है, फील्ड ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, सॉल्ट तो एक नेचुरल चीज़ है ना, ये तो अ पार्ट ऑफ नेचर है। इस ये तो कोई मतलब प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई आदमी अपने उसका व्यक्तिगत संपत्ति होगा, लेकिन ड्यू टू कमर्शलाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, सारा चीज़ को, सारा नेचर को भी एक तरीके से प्रोडक्ट बना दिया गया है, नेचर को भी एक तरीके से संपत्ति बना दिया गया है, और इंसानों को तो बना दिया गया ही गया है। ठीक है। द कोल्ड फ्लैश नीडेड बाय फिंगर्स, नीड का मतलब यहाँ KNEADED, नीड का मतलब होता है आपका हाथ से बढ़िया से कोई चीज़ को प्रेस करना। ठीक है, एक्चुअली ये डो को प्रेस करने का बारे बताया जा रहा है। जो ब्रेड के लिए जो आपका फ्लावर से जो डो बनता है ना, वो डो को हाथ से बढ़िया से मसल करके पीस करके सही प्रेशर से उसको बहुत देर तक वैसे गूंद करके उसको सही डो का शेप लाना पड़ता है, उसमें सही मात्रा में उसमें नमी डालना पड़ता है, तब जाके अच्छा एक ब्रेड बनेगा। ठीक है ना। अगर आप सही से उसको नहीं गूंदिएगा हाथ से, तो वो उतना जो जितना नरम और जितना अच्छा उसका मिक्सचर होना चाहिए वो नहीं होगा, तो ब्रेड भी उससे अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये जो कोल्ड फ्लैश, जो ठंडा, मतलब यहाँ पे चीज़ का बात किया जा रहा है। अब कोल्ड फ्लैश यानी ठंडा यानी क्या, यहाँ पे वो डो का ही बात किया जा रहा है। अब ये तो हो गया सीधा मीनिंग। अब इसका हिडन मीनिंग क्या है? इसका हिडन मीनिंग एक तरीके से है वर्कर्स देमसेल्व्स। कोल्ड फ्लैश यानी द कोल्ड फ्लैश ऑफ दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग देयर टायरलेसली, जिनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, जिनको एकदम खटा के उनका बुरा हाल कर दिया जा रहा। ये भी कॉलोनियलिज्म या एक तरीके से देखा जाए तो मर्केंटाइलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत अच्छा तंज यहाँ पे कसा गया है ब्रैडफिट द्वारा। ठीक है, कि फिंगर से, उंगली से जैसे डो को हम लोग गूंदते हैं, ठीक वैसे ही कॉलोनियल मास्टर्स क्या कर रहे हैं, या कहा जाए तो मार्केंटाइल जो मास्टर्स है, जो कमर्शियलिज्म जो है, कंज्यूमरिज्म जो है, उसका जो हेड है, ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्टिक कल्चर है, उसका जो हेड है, कुछ जो आपका पूंजीपति जो है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो पैसा वाला स्ट्रक्चर जो है, जो पैसा वाला जो क्लास है, हाई सोसाइटी एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना इशारों से, वो अपना उंगली नचा करके, वो अपना कंट्रोल में किसको पीस करके मार रहे हैं, बेचारे वर्कर्स लोग, आम आदमी को, लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, निम्न वर्ग, समाज का जो निम्न वर्ग का आदमी है, जिसके पास बेचारा उतना पैसा नहीं है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, वो लोग को पिसा जा रहा है, वो लोग से एफर्ट लिया जा रहा है, वो लोग से समय लिया जा रहा है, वो लोग का जान निचोड़ करके एक तरीके से अपना प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं, अपना मुनाफा वो लोग लूट रहे हैं। तो कोल्ड फ्लैश नीडेड बाय फिंगर्स, ये जैसे डो को गूंदना भी है, इसी तरीके से ये वर्कर्स को पीसना भी है। ओके, इज रेडी फॉर द चारकोल फॉर द ब्लैक वाइफ। अब क्या हुआ गया, देखिए ये पूरा जो पहला 3-4 लाइन है ना, ये सीधा सीधी आपका एग्जाम्पल मतलब बयां कर रहा है कि कैसे एक ब्रेड को बनाया जाता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रेड। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए ब्रेड नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया ब्रेड क्या है। ब्रेड यहाँ पे सिंबल है, इज द ब्रेड इज द सिंबल ऑफ वाइट ड्रीम। ब्रेड इज द सिंबल ऑफ ड्रीम ऑफ हैविंग अ गुड लाइफ, ओके, हैविंग अ प्रॉस्परस लाइफ, हैविंग अ टेंशन फ्री लाइफ। ठीक है, जहाँ पे सारा लाइफ का जो बेसिक नेसेसिटीज मीट हो, लाइफ का जो सुख सुविधाएं है वो एक आदमी को मिले, निश्चिंत से आदमी अपना लाइफ बिता सके, जिंदगी बिता सके, वो ड्रीम है, वो सपना है यहाँ ब्रेड। तो ब्रेड यहाँ सिर्फ नहीं बन रहा, वो सपना भी यहाँ धीरे धीरे पनप रहा है। ये जो कंज्यूमरिज्म है, ये जो कॉलोनियलिज्म है, जैसे वो लोग को खटाया जा रहा है, तो वर्कर्स लोग के ऊपर एक होप भी है कि चलो इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, भला ना हो रहा है, मेरा ही ना देश का भला हो रहा है, इससे जो इकोनॉमी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा इकोनॉमी मेरा लाइफ को भी तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, मैं भी तो कुछ कमाऊंगा, मेरा भी तो कुछ अर्निंग होगा।
ठीक है, उससे मेरा भी जिंदगी होगा। तो ऐसा एक छोटा सा होप उसके अंदर भी है, तो इसलिए ब्रेड भी बन रहा, उसका होप भी धीरे धीरे फॉर्म हुआ कि शायद थोड़ा मेहनत और कर लो, मेरी जिंदगी संवर जाए, शायद मेरे पास जो ड्रीम है जो अब तक अनअटेनेबल लग रहा था, हैविंग अ गुड लाइफ, शायद वो ड्रीम, शायद वो ब्रेड अब बन जाए सचमुच में। तो ये क्या है, तो उसको गूंदना तो हो गया, डो बनाना तो हो गया, अब उसको रेडी है वो चारकोल के लिए, मतलब अब उसको बेक किया जाएगा, अब उसको हीट में, मतलब चारकोल में, कुक में उसको बेक किया जाएगा और ब्रेड बनाया जाएगा। मैं ये अब आपका फाइनल स्टेज चला आया, बेकिंग इज द ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज ऑफ मेकिंग अ ब्रेड। ओके, तो अब उसका फाइनल स्टेज आ गया और अब वो ब्लैक वाइफ के लिए रेडी हो गया कि बस गूंदना हो गया, अब इसको चारकोल में लेके जाओ, कोयला में लेके जाके ओवन में इसको बेक करो और बस ब्रेड रेडी। अब यहाँ ब्लैक वाइफ शब्द है ना, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्लैक वाइफ यहाँ एक तरीके से एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है, क्योंकि एडवर्ड ब्रैथवेट एक कैरिबियन पोएट है, तो वो यहाँ अपना कैरिबियन कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं। ओके, ब्लैक वाइफ के जरिए, दैट मीन्स जस्ट अ कैरिबियन लेडी और अ कैरिबियन हाउसवाइफ, ठीक है। लेकिन किस सेक्शन से ये कैरिबियन हाउसवाइफ बिलोंग करती है, किस सेक्शन से ये ब्लैक वाइफ बिलोंग करती है? दिस ब्लैक वाइफ बिलोंग्स टू अ लेस प्रिविलेज सेक्शन, लाइक द वर्किंग क्लास सेक्शन, द पुअर सेक्शन, द नीडी सेक्शन, ठीक है। ये कोई एरिस्टोक्रेटिक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती, ये रिच क्लास से बिलोंग नहीं करती, वही सेक्शन जिसका शोषण हो रहा है, जिसको पीसा जा रहा है पूंजीपतियों के फिंगर्स द्वारा, वहीं से ये बिलोंग करती है। इनका इसका काम क्या है, ये ब्लैक वाइफ, इसका काम क्या है कि अब जो ब्रेड बन गया, अब वो इसको चारकोल में जाके देगी और इसको बेक करके ब्रेड को बनाने का जो प्रोसेस है उसका एक अंजाम देगी। जब अब क्या लग रहा है, अगर हम लोग मेटाफोरिकल ब्रेड का भी तुलना करें, जो ड्रीम है वो अब धीरे धीरे, अब उनका परिश्रम खत्म हो गया कि कॉर्न फील्ड्स में जितना उनको परिश्रम करना था, ठीक है, वो उन्होंने कर लिया, सॉल्ट में उनको जितना परिश्रम करना था वो उन्होंने कर लिया, जो अपना शरीर को एकदम पानी पानी करके जो परिश्रम करना था सारा काम कर लिया, अच्छा लाइफ का सपना को अर्न करने के लिए जितना कुछ परिश्रम करना था वो तो करना हो गया। अब वो लोग बेचारे वर्कर्स लोग भी खुश है कि चलो जो मेरा ड्रीम का डो बनाना था, यानी मेरे ड्रीम के लिए जो जितना एफर्ट देना था, एफर्ट तो मैंने दे दिया, अब बस मेरे ड्रीम का पूरा होने का वक्त आ गया, अब ये जस्ट बेक होने ही वाला है, मतलब मेरा जो मैंने परिश्रम किया उसका फल अब मुझे मिलने वाला है। लेकिन क्या सच में वो फल मिलता है, देखने का बात है, आइए देखते हैं। ऑफ हीट द ears ऑफ ग्रीन स्लीपिंग इन द वॉल्केनो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हीट, अच्छा एक चीज आप मतलब नोटिस करके देखे होंगे कि ये पोएम का जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ये एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है जिसको हम लोग पिडगिन कह सकते हैं, PIDGIN, पिडगिन इंग्लिश, ठीक है। इसमें थोड़ा आपका कैरिबियन इम्पैक्ट है, थोड़ा आपका अफ्रीकन डायलेक्ट्स का इम्पैक्ट है। अब ऐसा टूटा फूटा नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश का लैंग्वेज ब्रैथवेट ने क्यों किया? उन्होंने ये जानबूझ के किया है क्योंकि सिंस इज अ पोस्ट कॉलोनियल पोएट, पोस्ट कॉलोनियल राइटर, तो वो हमेशा अपने वर्क के थ्रू कॉलोनियलिज्म का विरोध करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो सबसे बड़ा परिचायक है कॉलोनियलिज्म का, है कि नहीं? जितना भी आप सोच लीजिए, जो कॉलोनियल मतलब मास्टर्स जो थे, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिश, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी दे वर ब्रिटिश। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो सबसे बड़ा सिंबल है कॉलोनियल लैंग्वेज का, है ना। तो इंग्लिश को कैसे यूज किया जाए? अब एक मुश्किल ये भी है कि अगर इंग्लिश आप यूज नहीं करेंगे तो आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे? इंग्लिश एक ग्लोबल कम्युनिकेशन का एक मतलब एक मोड है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने इन मीडियम वे चुन लिया कि ठीक है, मैं इंग्लिश भी यूज करूंगा ताकि मैं मतलब सारा ग्लोबल ऑडियंस तक मैं पहुंच सकूं, हर आदमी मेरा बात समझ सके, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा बीच में से तोड़ फोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा ये मैसेज भी पहुंच सके सब कोई तक कि स्टैंडर्ड इंग्लिश या जो कॉलोनियल लैंग्वेज है, कॉलोनियल पैरामीटर्स जो है, उन लोगों ने जो स्टैंडर्ड हम लोग के सामने सेट करके दिया है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग इसको अपना तरीका से यूज करेंगे, अपना ओरिजिनलिटी हम लोग इसमें डालेंगे, अपना एक शख्सियत, अपना एक इंडिविजुअलिज्म इसमें डालेंगे, ना कि सिर्फ कॉलोनियल माइंडस्केप, कॉलोनियल लैंग्वेज उसी को आगे पुश फॉरवर्ड हम लोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो ऐसा नॉन स्टैंडर्ड या पिडगिन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको कहीं कहीं ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स दिखता होगा या थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा
मतलब स्ट्रेंजनेस दिखता होगा, लेकिन ये डेलिबरेट स्ट्रेंज, ये जानबूझ के डाला गया स्ट्रेंजनेस है, जिसका कारण मैंने आपको बता दिया, जस्ट टू काउंटर द कॉलोनियल हैंगओवर। ओके, तो द ईयर्स ऑफ ग्रीन स्लीपिंग इन द वॉल्केनो। अच्छा, अब ईयर्स ऑफ ग्रीन मतलब क्या? यहाँ पे एक तरीके से ये एक पोटेंशियल को समझाता है कि वॉल्केनो में वो सो रहा है। ठीक है, वॉल्केनो में बेचारा हरा साल सो रहा है। अब हरा साल का मतलब क्या है? ईयर्स ऑफ ग्रीन। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबिलिटी, अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जैसे ग्रीन वर्ड हमेशा क्या आपका मतलब सिंबलाइज करता है? इनोसेंस को मतलब सिंबलाइज करता है, और एक लेटेंट कोई फोर्स को सिंबलाइज करता है। ग्रीन यानी इनएक्सपीरियंस, ग्रीन यानी इमेच्योर्ड। ठीक है, कोई चीज अभी उसका एकदम मतलब शुरुआती हालत में है। ठीक है, अभी तक उसने मैच्योरिटी प्राप्त नहीं किया, इस ऐसा चीज को समझाया जाता है ग्रीन कलर के द्वारा। तो यहाँ पे ग्रीन ईयर्स मतलब क्या कि ये जो ड्रीम है ना, ये अभी इसका शुरुआती दौर में है। ठीक है, ये जो वर्कर्स का जो सारा मेंटालिटी है, सोसाइटी का जितना भी निचला वर्ग का जितना भी आदमी है, उन लोग का जो ये होप है, ठीक है, सारा अभी सिर्फ पनप रहा है, सारा अभी सिर्फ इसका स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन इसने अभी मैच्योरिटी प्राप्त नहीं किया। ये ड्रीम ने अभी तक मैच्योरिटी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या सबका लाइफ अच्छा हो गया है? हुआ नहीं है। सबको अभी आशा कर रहा है कि होगा। तो इसीलिए स्लीपिंग इन वोल्केनो, जैसे कोई कोई वोल्केनो रहता है ना कि आपका जनरली तो उसमें से कोई मतलब वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता, लेकिन बहुत साल बाद एक बार कोई जाग के उठता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि ड्रीम अभी पूरा सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल तो कहना नहीं चाहिए, मतलब पूरा ड्रीम अभी एक्चुअलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ ये ड्रीम अभी तो साकार नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तब भी एकदम सबका लाइफ चेंज करके रख देगा, एकदम जिंदगी पलट जाएगा। ठीक है, अच्छे दिन आ जाएंगे। ओके, द ड्रीम बिकम्स टफर। अब देखिए, लेकिन मुश्किल क्या है कि जो ड्रीम है ना, ये थोड़ा सा और टफ होता जा रहा है। टफ शब्द का यहाँ पे डबल वर्ड प्ले किया गया है, डबल कॉनोटेशन है। एक टफर मतलब तो होता है कि सॉलिडिफाई करना, हार्ड होना, क्योंकि जो डो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब जब भी आप डो को बेक करने दिए तो वो बेक होकर के क्या होगा, थोड़ा सख्त होगा ना, थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। तो एक तो हो सकता है कि वो जो ड्रीम यानी जो ब्रेड का डो है वो धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है ब्रेड बनने के लिए, तो दैट इज अ गुड थिंग, है ना। ये तो एक अच्छी बात है कि आपका ड्रीम फॉर्म होकर के मैच्योरिटी तक पहुंच रहा था, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन इसमें एक हिडन एक बैड मीनिंग भी है। बैड मीनिंग मतलब एक डार्क मीनिंग या नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या है कि जो ड्रीम है ना वो डिफिकल्ट होता है। टफ शब्द के मत, डिफिकल्ट भी है, नॉट ईजी। जितना आसान ये ड्रीम लग रहा था कि अब ब्रेड मिलेगा, अब अच्छा जिंदगी मिलेगा, अब टेंशन फ्री जिंदगी मिलेगा, अचानक से वो थोड़ा सा कठिनाई भरा लग रहा, मुश्किल भरा लग रहा। ये जो वॉल्केनो में ये जो पोटेंशियल मतलब ग्रीन ईयर्स इन वॉल्केनो, स्लीपिंग इन वॉल्केनो, तो वॉल्केनो का आग ये तो कोई सूदिंग आग नहीं है ना, ये तो कोई लाइफ गिविंग आग नहीं है ना। वॉल्केनो का जो आग है वो जिंदगी तबाह कर देने वाला, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला आग है। और अवन का जो आग है, चारकोल का जो आग है, वो है आपका लाइफ गिविंग आग, क्योंकि उससे फूड बनता है। ठीक है, उससे खाना पकता है, जिंदगी सेव करता है वो। तो एक तरीके से अवन का या चारकोल का जो लाइफ गिविंग कैपेसिटी है, उसका फायर का, चारकोल फायर का जो लाइफ जनरेटिंग कैपेसिटी है, उसको एक तरीके से सीधा तौर से कंट्रास्ट किया गया वॉल्केनो का आग का, वॉल्केनो का लावा का जो लाइफ डिस्ट्रक्टिंग कैपेसिटी है, उस चीज से सीधा सीधी यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया। लाइफ और डेथ का सिंबल को कंट्राडिक्टरी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया कि जो आग को हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग का ड्रीम को मैच्योरिटी देगा, वही आग यहाँ वॉल्केनो का लावा बन के हम लोग को जिंदगी को तहस नहस करने आ रहा है। इसलिए हम लोग का ड्रीम और भी मुश्किल दिख रहा। ड्रीम में मुश्किल क्यों आ रहा है, ये आइए आगे समझते हैं। सेटिंग इनटू इट्स शेप लाइक अ बुल फ्रॉग। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, ये डो का बात किया जा रहा है कि डो धीरे धीरे अब शेप ले रहा है एकदम बुल फ्रॉग जैसा। ठीक है, बुल फ्रॉग जैसा उसका शेप हो जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो अब कंडेंस्ड हो रहा। ठीक है, जो डो फैला हुआ है वो धीरे धीरे कंडेंस हो रहा, धीरे धीरे सख्त हो रहा, धीरे धीरे उसको एक फॉर्म, एक शेप, एक आपका मतलब आउटलाइन मिल रहा है। ठीक है, सन्स राइज एंड इलेक्ट्रॉन्स टच इट। सूरज उग रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है इसको टच कर रहा है। टच करना मतलब किसको टच कर रहा है, ड्रीम को टच कर रहा है। ठीक है, अब सूरज उगना मतलब सूरज ये जो सनराइज होना, एक तरीके से पैसेज ऑफ टाइम को सिंबलाइज करता है कि सनराइज एंड सनसेट, दैट मीन्स द डेज आर पासिंग, द टाइम इज पासिंग, समय बीत रहा है। जितना समय
हम लोग सोचे थे, वर्कर्स लोग सोचे थे, सब कोई सोचे थे कि लगेगा एक कम समय में ही, अब हम लोग को तो मेहनत तो पूरा कर दिए, अब जल्दी हम लोग का ड्रीम अचीव होगा, लेकिन ड्रीम अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, समय बहुत ज़्यादा बीत रहा है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स टच इट। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एक्चुअली एक आपका फिजिक्स का एक रेफरेंस यहाँ पे दिया गया कि कोई भी एटम का जो एकदम सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसको चारों तरफ से ऑर्बिट करता है क्या, बहुत छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक तरीके से एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग सोलर सिस्टम से भी मतलब इक्वल करते हैं, कि जैसे सोलर सिस्टम का सेंटर में है सन, और उसको उसका चारों तरफ प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, ठीक वैसे ही एक एटम का सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपका घूमते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे सन और न्यूक्लियस कहीं ना कहीं जाकर के एक हो जा रहे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पे सिंबल के तौर पे यूज किया गया। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तब बात क्यों किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई जगह में टच करता है, मैं मतलब ये साइंटिफिक मामले में ही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम से बाहर निकल गया ना, तो वो फिर आपका अनफिक्स्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर आप फ्लो करेंगे, कोई मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो को नियंत्रित तरीके से कर पाए, तो उसमें बहुत एनर्जी रहता है, और वही एनर्जी से ही हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब जनरेट करते हैं। तो हियर इलेक्ट्रॉन मीन्स अ सिंबल ऑफ अनएंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोई चीज को टच कर रहा है मतलब बहुत सारा एनर्जी उसको टच कर रहा है, बहुत सारा एस्पिरेशन उसको टच कर रहा है, बहुत सारा होप उसको टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, ड्रीम को टच कर रहा है, बहुत एनर्जी मिला हुआ है इस ड्रीम को। ठीक है, एनर्जी मतलब बहुत फिजिकल एनर्जी किसका, फिजिकल एनर्जी वर्कर्स का, दिन रात वो लोग जो मेहनत किए हैं उसका एनर्जी इस ड्रीम को टच कर रहा है। मेंटल एनर्जी यानी होप, द पावर ऑफ होप, द पावर ऑफ एस्पिरेशन, सब कोई लोग को लग रहा है कि हाँ अब ड्रीम साकार होगा, अब हम लोग का अच्छा जिंदगी पाने का सपना पूरा होगा। तो ये जो एक मेंटल एनर्जी है ऑफ हैविंग अ होप एंड फिजिकल एनर्जी, फिजिकल लेवल गिवन बाय द वर्कर्स, ये दोनों ही ड्रीम को टच कर रहे हैं। समय बीत रहा है, सब कोई लोग आशा लगा के बैठे कि अब ड्रीम पूरा होगा, अब पूरा होगा। वॉल्स मेल्ट इनटू ब्राउन, जो दीवारें हैं ना वो पिघल रही है, पिघल करके ब्राउन कलर का हो जा रहा है। अब दीवार पिघलना यानी यहाँ पे एक तरीके से जो बैरियर है, दीवार आपका बैरियर को भी समझाता है, दीवार आपका बाउंड्री को भी समझाता है। तो डबल मीनिंग यहाँ पे है, एक तो है कि ड्रीम साकार होने का सामने में जो भी बैरियर है वो अब सारा धीरे धीरे पिघल रहा है। और ये जो ब्राउन कलर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि ब्राउन एक तरीके से दर्शाता है कि ब्रेड अब बेक होके ब्राउन कलर का हो रहा है, मतलब क्या, सपना अब पूरा होने का बहुत नजदीक है। जैसे ही ब्राउन कलर का हो गया मतलब क्या, अब ब्रेड बस पूरा होने का कगार में है। लेकिन ऐसा सिर्फ लग रहा है कि सपना साकार होने का कगार में है और सारा बैरियर मेल्ट हो रहा है, कोई अब बाधा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ बैरियर मेल्ट नहीं हो रहा है, बाउंड्री भी मेल्ट हो रहा है। किस चीज का बाउंड्री, boundary between reality and illusion, boundary between our expectation and the harsh truth। जो वर्कर्स का एक्सपेक्टेशन है कि अब ड्रीम पूरा होने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे पिघल रहा है, और जो एक्चुअल हार्श ट्रूथ है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि नहीं, ये ड्रीम पूरा होने का जगह ये ड्रीम धीरे धीरे हाथ से दूर जा रहा है। अच्छा जिंदगी, अच्छे दिन आने के जगह धीरे धीरे वो और कठिनाइयां, परेशानियां जिंदगी का वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मूविंग टू क्रिस्प एंड क्रैकल, क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्रिस्प हो रहा है। क्रिस्प मतलब आपका बहुत ही क्रंची हो रहा है, ब्रेड मतलब ये डो, एक्चुअल जो डो है ब्रेड उसका बात किया जा रहा है, ये डो है क्रिस्प हो रहा है, क्रंची हो रहा है। एंड क्रैकल, क्रैकल मतलब एक आपका कोई भी सॉलिड चीज को जैसे तोड़ने का एक शब्द आता है ना, जैसे बिस्किट तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्रैक करके एक शब्द आता है ना, बहुत छोटा हल्का सा, तो उसी को क्रैकल बोला जा रहा है कि द क्रैकिंग साउंड ऑफ सम सॉलिड थिंग्स। ओके, तो ब्रेड धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रंची होके टूट जा रहा है। अच्छा, अब टूट क्यों रहा है, ब्रेड का टूटना एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि वो अब इतना परफेक्ट हो चुका है, उसका जो क्रस्ट है, उसका जो सॉलिड पार्ट है वो मतलब हीट की वजह से, ओवन का जो हीट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया और उस वजह से वो मतलब पक करके ओवर कुक्ड होके
मतलब टूट गया या क्रैक हो गया, ये भी एक सिंबलाइज करता है। मतलब क्या कि सपना को साकार होने के लिए जितना हीट चाहिए था, शायद एक्चुअली कठिन परिस्थिति का जो आग है शायद उससे भी ज़्यादा है, और ये अब सपना को साकार करने की जगह शायद उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, ब्रीदिंग एज ऑफ द नाइफ ऑफ द ओवन। ओके, ब्रीदिंग एज क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नाइफ का जो है, जो छुरी का धार है ना ओवन का, वो अब ब्रीद कर रहा है। वो एक जैसे लगता है वो जिंदा बन गया, एक इंसान बन गया। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है कि कोई नॉन पर्सनल चीज में एक इंसानी खूबी डालकर, एक पर्सनल एट्रीब्यूट डाल करके उसको एज ए इंसान पेश करना, तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, कि ब्रीदिंग एज ऑफ द नाइफ ऑफ द ओवन, तो ओवन में जो आपका छुरी है, ठीक है, एक्चुअली ओवन में तो इनबिल्ट छुरी नहीं रहता, मतलब यहाँ पे जो छुरी से आप ब्रेड को काटेंगे, ब्रेड तो पूरा बेक होके एज अ डो, बड़ा डो पूरा बेक होगा, अब उसको उस हिसाब से काट के ना आपको पीस पीस करके ब्रेड को निकालना पड़ेगा, ब्रेड को सर्व करना पड़ेगा। तो वो जो एज है, जो छुरी का धार है, किनारा है, जैसे वो सांस ले रहा है, ठीक है, वो जिंदा हो गया है। ये एक तरीके से टेंशन को बयां करता है कि अब समय आ गया किस चीज़ का, अब सपना को धीरे धीरे, जो अच्छा जिंदगी पाने का सपना था, अब उसको काटने का समय आ गया, या उसको एक तरीके से साइज करके उसको बाहर लाने का समय आ गया। तो एक तरीके से एक ही साथ ये एक हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों को बयां करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड को पीस करके बाहर लाना मतलब क्या, अब वो खाने के लिए रेडी हो जाना, तो एक तरीके से सपना एकदम साकार होना, उसको आखिरी फिनिशिंग टच देना, ठीक है। लेकिन एक और भी चीज़ है कि इसको काटना मतलब एक तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको तबाह करना, उसको मिटा देना, उसका एग्जिस्टेंस को डल अप कर देना। तो ये भी ये दोनों कनोटेशन यहाँ पे है। एक टेंशन का माहौल है यहाँ पे, एक कंफ्यूजन का माहौल है कि क्या होने वाला है, हम लोग का जो सपना है वो एक्चुअली सच में क्या बाहर निकलेगा, क्या हम लोग का सपना सच होगा, या फिर उससे पहले ही सपना तबाह हो जाएगा, ठीक है। नॉइज ऑफ द शॉप, नॉइज ऑफ द फार्मर, मार्केट। अब देखिए, ये आप स्टैंजा से देखिए, ये स्टैंजा से आप देखिए, जो लैंग्वेज है ना, इससे पहले का जो लैंग्वेज था, पहले का स्टैंडर्ड का जो लैंग्वेज था, वो तो फिर भी चलिए नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा कंप्लीट था, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल था। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर है। इसमें आपको हर वर्ड, मतलब कहीं पे भी आपको मतलब फुल स्टॉप पीरियड देखने को मिल जाएगा, पंक्चुएशंस का बहुत अजीबोगरीब आपको प्रयोग मिलेगा, लाइन ब्रेक आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड जगह में मिलेगा, और कोई भी लाइन आपका सही ढंग से पूरा नहीं होगा। हर लाइन आपका नेक्स्ट लाइन में कूद जाएगा। मीनिंग को कंप्लीट मतलब कंप्लीट मीनिंग जानने के लिए आपको शायद हो सकता है एक बार पढ़ के आपको समझने में एक दो बार और पढ़ना पड़े। तो ये यहाँ से जो पोइम का स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड और इरेगुलर फॉर्म लेना शुरू हो जाता है। और ये क्या दर्शाता है कि सिर्फ पोइम का स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब एंड इरेगुलर एंड ब्रोकन एंड फ्रैगमेंटेड नहीं है, बल्कि पोइम का कंटेंट भी है। जो ड्रीम है ना, जो सपना है, जिस सपने के बारे ये पोइम बता रहा है, वो सपना भी अब धीरे धीरे फ्रैगमेंटेड है, सपना भी धीरे धीरे टुकड़ों में बट गया है, सपना भी धीरे धीरे डिसओरिएंटेड हो जा रहा। एक जगह शेप में आने का वजह, उसको मतलब एक्चुअलाइज होने का वजह, असली जिंदगी में वो सपना वास्तविक होने के वजह, वो सपना क्या हो रहा, टुकड़ों में बट करके अलग अलग होता रहा, अलग अलग हो जा रहा है, डिसओरिएंटेड हो जा रहा है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा है। ओके, तो ये जो फॉर्म है, ये जो लैंग्वेज है, ये उसी को बयां करता है। नॉइज ऑफ द शॉप, नॉइज ऑफ द फार्मर, मार्केट। तो आवाजें आ रही है, किस चीज़ का आवाज़ें आ रही है? दुकानों की आवाज़ आ रही है, फार्मर का आवाज़ आ रहा है, मार्केट का आवाज़ आ रहा है। ये क्या चीज़ है? ये दोनों चीज़ को बयां करते हैं। एक तो ये केओटिक लाइफ को बयां करता है कि इतना सारा नॉइज़, क्योंकि मार्केट मतलब ही एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके एकदम लाइन बाय लाइन आदमी जाएंगे, ठीक है। एक आदमी का होगा तब दूसरे लाइन में आएगा, बहुत उसमें शांत डेकोरम बजा रहेगा, ऐसा तो है नहीं। मार्केट मतलब ही बहुत भीड़ है, क्राउड है, ये यहाँ ठेला ठेली हो रहा है, वहाँ चिल्ला चिल्ली हो रहा है, यहाँ एक चीज़, तो बहुत ही एक डीन एंड बसल, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर है, ठीक है। एक बहुत ही केओटिक मतलब एनवायरनमेंट को ये दर्शाता है, नंबर 1। और नंबर 2 है, ये कंज्यूमरिज्म को भी दर्शा रहा है
कि कितना ज़्यादा नॉइज़ हो गया है कंज्यूमरिज्म का, कितना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म चारों तरफ फैल गया है, कैपिटलिस्ट नेचर कितना चारों तरफ फैल गया है। ये किसका अवदान है, या किसका कंट्रीब्यूशन है? कैपिटलिज्म तो हमेशा से हम लोग के यहाँ नहीं था, कंज्यूमरिज्म तो हमेशा से हम लोग का यहाँ ही नहीं था। हाल ही में इसका आवाज, चिल्लाहट सुनाई दे रहा है, अचानक से ये आया और बहुत तेजी से फैल रहा है। किसकी वजह से? ये भी एक तरीके से कॉलोनियल हैंगओवर है। जो कॉलोनियलिज्म हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने या दूसरा कोई भी यूरोपियन कॉलोनाइजर हमेशा क्या किया, अपना कॉलोनी में जो देश को वो लोग जीतते थे उसमें वो लोग अपना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फैलाते थे, मार्केट कल्चर फैलाते थे, ताकि अपना प्रोडक्ट, अपने देश का प्रोडक्ट वो अपने कॉलोनी में ला करके बेच सके, ताकि वो लोग का मॉनेटरी गेन हो, वो लोग का ट्रेड में फायदा हो। ठीक है, तो वही एक तरीके से वाइड स्प्रेड मोनोपोली ऑफ कंज्यूमरिज्म यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द केओटिक लाइफ। ये कोई एक्चुअली में ट्रेड का प्रॉफिट हो रहा तो उससे तो एक मटेरियल गेन भी होना चाहिए ना, उससे तो देश का हालत सुधरना चाहिए, सब कोई का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल इनकम बढ़ना चाहिए, जिससे कि एक्चुअली जो वाइड ड्रीम है, जो ड्रीम ऑफ हैविंग अ गुड लाइफ है, वो साकार हो। लेकिन उसका वजह ये कंज्यूमरिज्म क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ केओस बढ़ा रहा है। ओके, अच्छा, ऑन दिस स्लैब ऑफ लॉर्ड ऑन दिस टेबल विथ इट्स, अच्छा देखिए W के बाद ये जो एक स्लैश दिया है इसका मतलब है विथ, यही जो मैंने बोला टूटा फूटा इंग्लिश का प्रयोग है। विथ इट्स ऑयल स्किन क्लोथ ऑन दिस ऑल्टर ऑफ बोन दिस सैक्रिफाइस ऑफ आइजैक। ठीक है, तो ये जो स्लैब ऑफ लॉर्ड, अब देखिए अब आता है रिलीजियस इमेजरी का प्रयोग। ठीक है, स्लैब ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड यानी यहाँ पे गॉड का बात किया जा रहा है, तो गॉड का ये जो स्लैब है, स्लैब यानी अ पीस ऑफ स्टोन आप कह सकते हैं, या पीस ऑफ मार्बल्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। तो यहाँ मतलब ये एक्चुअली ये कोई ऑल्टर को यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई चर्च या कोई मंदिर या कोई भी वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप का प्लेस में एक डेडिकेटेड आपका प्लेस रहता है, थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म जैसा रहता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ गॉड को ऑफर किया जाता है या उनका उद्देश्य में कुछ पूजा वर्शिप वगैरह किया जाता है। तो उसी को बताया जा रहा है कि स्लैब ऑफ द लॉर्ड ऑन दिस टेबल विथ इट्स ऑयल स्किन क्लॉथ। तो एक टेबल है जहाँ जिसको ऑयल स्किन क्लॉथ से कवर कर दिया गया है, तो मतलब शायद कोई रिचुअल्स का बात यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कोई रिलीजियस रिचुअल्स का बात यहाँ पे किया जा रहा है, कि कुछ सेरेमोनी यहाँ पे हो रहा है, कुछ रिलीजियस परफॉर्म यहाँ पे किया जा रहा है, कुछ अच्छा सैक्रेड थिंग्स। ऑन दिस ऑल्टर ऑफ द बोन, हड्डियों का ये जो ऑल्टर है, ऑल्टर मतलब वही एक बेदी किस्म का चीज़, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक रिलीजियस, जहाँ पे रिलीजियस चीज़ें होती है, कोई पूजा वूजा होता है, कोई गॉड के उद्देश्य में कोई ऑफरिंग किया जाता है। लेकिन बोन, हड्डियों का बात यहाँ पे क्यों किया गया? एक तरीके से ये हड्डियों का बोन यानी हड्डी का सैक्रिफाइस किया जा रहा है, इंसानों का सैक्रिफाइस किया जा रहा है, इंसानों का एनर्जीज का सैक्रिफाइस किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? ये कोई मंदिर मस्जिद गिरजा में नहीं किया जा रहा है, वो फैक्ट्री में किया जा रहा है, वो कॉर्न फील्ड में किया जा रहा है, वो ब्लैक वाइफ जहाँ चारकोल जला करके ब्रेड पका रही है वहाँ पे किया जा रहा है। तो एक तरीके से अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो रिलीजियस रिचुअल्स है, ये सिर्फ एक नॉर्मल रिलीजियस रिचुअल ऑफर टू गॉड में सीमित नहीं है, इसका एक और हिडन मतलब भी निकल के आता है, जहां पे स्लैब ऑफ लॉर्ड इज कंज्यूमरिज्म। In this world, in this capitalistic world, in this colonialistic world, the God, the Almighty, is not like the divine being, like the Christian God. Who is now the Almighty? Money, capitalism. That is the Lord. Business, consumerism, that is the Lord, that is the God, that is the Almighty, that is the driving force of all the life. ठीक है, तो मार्केट को एक तरीके से बोला जा रहा है स्लैब ऑफ लॉर्ड, यही है जो कम्युनरिज्म, जो आपका कंज्यूमरिज्म का लॉर्ड है, जो मार्केंटाइलिज्म का लॉर्ड है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो भगवान है ना, उसका समर्पण का पूजा का वेदी यही मार्केट है, जहाँ पे केओस फैला हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे आदमियों का जो खून पसीने का कमाई है उससे बनाया हुआ प्रोडक्ट बिक रहा है, और मुनाफा किसके घर जा रहा है? वही कुछ पूंजीपति के घर, जो अपना उंगली का इशारे से कोल्ड डो को, आदमी का फ्लैश को दबा रहा है, उसका जान निचोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से रिलीजियस रिचुअल्स का मतलब ये जो ट्रेड हो रहा है, ये जो केओटिक मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है मार्केट में, इसको भी समझाया जा सकता है। ठीक है, द सैक्रिफाइस ऑफ आइजैक। अब देखिए यहाँ पे फिर से बिब्लिकल एल्यूजन आ गया।
आइजैक इज एक्चुअली द सन ऑफ द प्रॉफिट अब्राहम, ठीक है। तो गॉड का निर्देश है ये, मतलब क्रिश्चियन एल्यूजन है कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड ने निर्देश दिया था द प्रॉफिट अब्राहम को कि तुम अपना जो सन है उसको मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दो। तो उन्होंने अपना सन जो था आइजैक उसको अपने हाथों से वो मतलब सैक्रिफाइस करने जा रहे थे गॉड के लिए, उनको मारने जा रहे थे। लेकिन अहम मौके में एंड टाइम में गॉड ने एक एंजल सेट किया और उन्होंने अब्राहम का सन आइजैक की जगह में एक दूसरा क्रिएचर को रिप्लेस करके उसको मतलब उसका बलि चढ़ा दिया और अब्राहम का जो सन थे आइजैक वो जिंदा बच गए। ये एक तरीके से गॉड का एक टेस्ट था कि कितना फेथ और कितना प्यार प्रॉफिट अब्राहम के दिल में है गॉड के लिए, वो गॉड के लिए क्या कितना हद तक जा सकते हैं। और इसमें उन्होंने पूरा मतलब ये गॉड का जो टेस्ट था ये उन्होंने पास कर लिया था। तो यही स्टोरी को एक तरीके से एक फेथ का एक एग्जाम्पल या फेथ का एक आइडियल फेथ क्या होता है कि आइडियल भक्ति डिवोशन क्या होता है, कितना हद तक हमको ऑलमाइटी में भरोसा रखना चाहिए और ऑलमाइटी पे रखा हुआ भरोसा कभी भी बेकार नहीं जाता, उसका हमेशा कुछ रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही, कभी उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा हम लोग आइजैक का सैक्रिफाइस को चुनते हैं। तो यहाँ आइजैक का सैक्रिफाइस को क्यों लाया गया? आप सोचिए, कहीं से भी आइजैक का जो सैक्रिफाइस था जो गॉड को प्लीज करने के लिए किया गया, मतलब एक्चुअल जो डिवाइन जो क्रिश्चियन गॉड है उनको प्लीज करने के लिए किया गया था, उससे एक्चुअल में हुआ क्या था? आइजैक तो बच गए थे ना, अब्राहम को तो अपना बेटे को खोना नहीं पड़ा था, उनको तो दुख नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन ये जो कंज्यूमरिज्म का गॉड है वो जो सैक्रिफाइस ले रहा, यहाँ पे आइजैक, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति का सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, यहाँ पे होल सोशल क्लास का सैक्रिफाइस हो रहा, होल लेबर क्लास, होल वर्किंग क्लास का सैक्रिफाइस यहाँ पे हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? नॉट फॉर द क्रिश्चियन गॉड, नॉट फॉर द ऑलमाइटी, नॉट फॉर द डिवाइन बीइंग, बट फॉर द कंज्यूमरिस्टिक गॉड, फॉर द गॉड ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीपतियों के लिए, ठीक है। तो वो क्या, उनमें क्या कोई रहम है? वो क्या कोई मर्सी शो करेंगे ये वर्कर्स का प्रति? वर्कर्स का लाइफस्टाइल, वर्कर्स का किससे भला होगा, उन लोगों की भी जिंदगी को सुधारा जाए, ये सब कुछ वो सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा सटायर है कि रिलीजियस चीज़ के साथ आप यहाँ कंज्यूमरिज्म को तुलना कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए कि सोसाइटी किस हद तक गिर गया है, कॉलोनियल माइंडसेट किस हद तक गिर गया है कि यहाँ पे भक्ति भगवान के लिए नहीं पूंजीपतियों के लिए है, पैसे के लिए है। यह इस हद तक एक स्ट्रक्चर कर दिया गया, कॉलोनियल माइंड को भी एक तरीके से कॉलोनाइज कर दिया गया है, ठीक है। वर्म डेड वर्म मर्चेंडाइज मोर देन वर्न मर्चेंडाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से इसको समझिएगा। वर्म डेड वर्म मर्चेंडाइज मोर देन वर्न मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज यानी कोई भी आपका बिजनेस प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी आपका अपना कंपनी हो या आपका अपना कुछ एंटरप्राइज हो, उसका कोई भी प्रोडक्ट हो उसको मर्चेंडाइज बोला जाता है। मतलब सीधा तरीके से मर्चेंडाइज यानी प्रोडक्ट, ये आप समझिए, ठीक है। तो वर्म डेड, जो भी मतलब डेड है, जो भी मृत है, उनको यहाँ पे वर्म बताया जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है उसको भी वर्म बताया जा रहा है। वर्म यहाँ पे एक तरीके से फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, या एक तरीके से कहा जाता है फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एक्टिविटी, इस मतलब सिंबल है वर्म का। तो जो ऑलरेडी डेड है, जिसका लाइफ है ही नहीं, वो भले कैसे लाइफ से परिपूर्ण हो सकता है? प्रोडक्ट को तो फिर भी समझ में आता है, कोई प्रोडक्ट है उसका पास एक एबिलिटी है कि प्रोडक्ट का एक्सचेंज में मनी मिल सकता है, प्रोडक्ट का एक्सचेंज में कुछ प्रॉफिट गेन हो सकता है, तो उसका फिर भी कुछ जनरेटिव कैपेसिटी है। लेकिन डेड, उसका क्या यहाँ पे वैल्यू है? एक्चुअली डेड मतलब यहाँ पे ये मीनिंग हो सकता है कि जैसे मार्केट में तो काफ़ी सारा आपका मीट बिकता है ना, तो एनिमल मीट बिकता है ना, तो उस एनिमल को मतलब मार के ही तो उसका जो मीट है या जो फ्लैश है वो बिक रहा है ना, तो वो एक तरीके से वर्म है, ठीक है। मतलब ये वर्म दोनों चीज़ को समझा रहा है कि एक तरीके से फ्रेश है, फ्रेश मीट बेचा जा रहा है, और एक तरीके से वर्म इसलिए भी कि वो जनरेट कर पा रहा है, वो पैसा जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वर्म डेड कहीं ना कहीं तरीके से इंसानों को भी समझा रहा है, वर्कर्स को भी समझा रहा है कि वो लोग जिंदा तो है, मतलब एक्चुअली में उनको फिजिकल डेथ नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग का स्पिरिचुअल डेथ हो चुका है, वो लोग का मेंटल डेथ हो चुका है, वो लोग का ड्रीम का डेथ हो चुका है। जो सपना वो लोग देखे थे वो सपना मर चुका है, अंदर ही अंदर से वो लोग का एस्पिरेशन, वो लोग का जो सजीवता था, वो लोग जिस आशा से अपना जिंदगी जी रहे थे, वो सपना मर गया है,
वो लोग अंदर ही अंदर मर गए हैं, बस कैसे भी करके अपने शरीर को टान रहे, अभी भी खुद को वार्म रखे हुए हैं, यही आशा से कि शायद कोई ना कोई दिन कुछ ना कुछ अच्छा हो। ओके, मोर देन वर्न मर्चेंडाइज। अब वर्न का मतलब क्या है? वर्न का मतलब आपका हैगर्ड या डीकेड, जो चीज़ है ना यूज करके करके वो नष्ट हो गया है, डीके हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, आउट ऑफ यूज हो गया है, ठीक है, वो अभी अपना प्राइम में नहीं है, ठीक है, उसको कहा जाता है वर्न। तो जहां जितना मार्केट में जितना आपको पुराना प्रोडक्ट मिलेगा, जितना भी आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट मिलेगा, जितना भी आपको डीकेड सामान मिलेगा, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? फ्रेश सामान, फ्रेश प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान का डीके हो, इंसान का डिस्ट्रक्शन हो, सोसाइटी का जो निचला वर्ग है उन लोग का जिंदगी, उन लोग का मेहनत का डिस्ट्रक्शन हो, उससे इस कैपिटलिस्टिक माइंडसेट या कॉलोनियल माइंडसेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना, अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, ये चाहे उसके लिए कुछ पैसे के फायदे के लिए अगर कुछ लोग का जान जल जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए, ड्रीम बर्बाद हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन अ कॉलोनियलिस्टिक माइंडसेट, इन अ कैपिटलिस्टिक माइंडसेट, the value of a human life is much lesser than the value of a product। तो एक जो इंसान है ना, ये जो वर्कर्स है, ये एक सिर्फ एक पुराने सामान से ज्यादा इनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। Life itself, the dream of the soil itself, flesh of the god you break। ओके, तो लाइफ जो है ना, पूरा जिंदगी जो है ना, यही खुद में एक वैल्यूलेस चीज बन गई है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन चुका है, लाइफ खुद एक प्रोडक्ट बन चुका है। लाइफ का यहाँ पे डीलिंग हो रहा है, जिंदगियों का यहाँ पे कारोबार हो रहा है कि किसका जिंदगी कितना सस्ता है, ठीक है। वर्कर्स का जिंदगी को ही यहाँ पे ट्रेड कर दिया जा रहा है कुछ चंद पैसों का मुनाफे के लिए, ठीक है। द ड्रीम ऑफ द सॉइल इटसेल्फ, सॉइल मतलब यहाँ पे एक तरीके से सॉइल आपका एक क्रिएशन का मेटाफर भी हो सकता है, क्योंकि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वहीं से सारा पेड़ पौधे उगते हैं, वहीं से सारा लाइफ का शुरुआत होता है। तो सॉइल एक तरीके से यहाँ पे मेटाफर फॉर क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, जनरेशन है। और दूसरा तरीके से सॉइल मतलब यहाँ अर्थ भी समझाया जा सकता है, वर्ल्ड भी समझाया जा सकता है, और एक नेटिव लैंड भी समझाया जा सकता है कि जो कैरिबियन लोगों का जो ज़मीन है, कैरिबियन कंट्री जो है, कैरिबियन स्पिरिट जो है, एक कैरिबियन नेशनैलिटी जो है, उसका जो ड्रीम, कैरिबियन जनताओं का जो ड्रीम, कैरिबियन समाज का जो ड्रीम कि हम लोगों का जिंदगी सुधरेगा, ठीक है, हम लोगों का देश आगे बढ़ेगा, ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उससे अच्छे दिन आएंगे, अच्छी जिंदगी हम लोग काट सकेंगे। ये जो ड्रीम है ना, वो एक व्यक्ति का नहीं है, पूरा देश का है, पूरा समाज का है, पूरा नेशनैलिटी क्या है। लेकिन ये ड्रीम, ये जिंदगी सब बर्बाद हो चुका है। फ्लैश ऑफ द गॉड यू ब्रेक, ठीक है, गॉड का जो फ्लैश है वो आप ब्रेक कर रहे हो, ये एक तरीके से दर्शा रहा है दोनों चीज। एक तो ये ट्रांसग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी या ट्रांसग्रेशन ऑफ रिलीजन दर्शा रहा है कि आप जो गॉड है उनको तोड़ रहे हो, उनको आप मतलब ट्रांसग्रेस कर रहे हो, उनका आदेश को आप इग्नोर कर रहे हो, नंबर वन। और नंबर दो है कि यहाँ गॉड मतलब नॉट द रियल गॉड बट द गॉड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो फ्लैश ऑफ द कंज्यूमरिस्ट गॉड यानी प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंज्यूमरिज्म का हिस्सा क्या है? कंज्यूमरिज्म एक बॉडी, कंज्यूमरिज्म को अगर एक बॉडी माना जाए तो उसका बॉडी का फ्लैश या उसका पार्ट क्या होगा? जाहिर सा बात है प्रोडक्ट्स, मार्केट, इकोनॉमी, है ना। तो इस चीज को आप तोड़ रहे हो। तो गॉड का ब्रेक को तोड़ना, सॉरी, गॉड का फ्लैश को तोड़ना मतलब एक तरीके से इकोनॉमी या मार्केट का ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ असली गॉड को गुस्सा देना कि ये एक्चुअली जो रिलीजियन का तौर तरीका है, गॉड का जो इच्छा है। अच्छा, गॉड का फ्लैश मतलब यहाँ पे एक तरीके से इंसान भी समझाया जा सकता है, क्योंकि मैन, ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट। तो वो भी जैसे गॉड का अपना ही एक हिस्सा है, अपना ही एक पार्ट है। गॉड हम लोग को अपना ही एक हिस्सा जैसा प्यार करते हैं, क्योंकि वो खुद से हम लोग को क्रिएट किए हैं, है ना। तो किसको तुम लोग मतलब
टॉर्मेंट कर रहे हो, किसको तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, वर्कर्स को टॉर्चर कर रहे हो, ये भी तो एक तरीके से गॉड का ही एक हिस्सा है, गॉड का ही एक क्रिएशन है, तो तुम उस गॉड को टॉर्चर कर रहे हो। किस गॉड को खुश करने के लिए? अपना कंज्यूमरिज्म का गॉड को खुश करने के लिए तुम लोग रियल गॉड का क्रिएशन को, रियल ह्यूमन बीइंग को टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, क्या ये सहेगा? ये पाप तुम लोग को सहेगा? ये क्वेश्चन है पोएट का। पीस टू योर लिप्स, स्ट्राइफ ऑफ द मल्टीट्यूड्स हु हाउल ऑल डे फॉर इट्स सेवियर। ठीक है, पीस टू योर लिप्स मतलब कि आपका होठों तक जो शांति है। देखिए अब ये भी दो चीज समझाता है। एक तो पीस टू योर लिप्स मतलब आपका जो शांति है, ठीक है ना, कहने का जो शांति, बात करने का जो शांति, ठीक है, आप अपने मुंह से जो आवाज निकाल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसका जो शांति, तो एक तो आपको वहां पे भी कोई शांति नहीं है। बातचीत में या कहा जाए तो जिंदगी के बारे में बात करने में कोई शांति नहीं है, क्योंकि जिंदगी खुद एक अशांत, एक अनश्योर, एक गारंटीलेस ट्रबल में तब्दील हो चुका है। और कहा जाए कि अगर मुंह का शांति यानी कि खाना, ओके, पीस टू योर लिप्स की अश्योरेंस ऑफ फूड, अश्योरेंस ऑफ हैविंग अ गुड लाइफ, वो भी यहाँ पे क्या बन चुका है? वो भी यहाँ पे वैल्यूलेस बन चुका है, मीनिंगलेस बन चुका है। ठीक है, स्ट्राइफ आ गया। स्ट्राइफ यानी कन्फ्लिक्ट, ठीक है, स्ट्राइफ यानी एक तरीके का युद्ध, एक तरीके का डिफिकल्टी, एक तरीके का स्ट्रगल। किस चीज में स्ट्रगल आ गया है? स्ट्रगल आ गया है मल्टीट्यूड का। मल्टीट्यूड यानी द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यही जो निम्न वर्ग है, जो लेस प्रिविलेज सेक्शन है, वर्किंग क्लास, उन्हीं लोग का बात किया जा रहा है कि लाखों लाखों में जो वर्किंग क्लास है, बेचारे लोग, वो लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? हाउल ऑल डे, वो लोग चिल्ला रहे हैं, दिन भर वो लोग चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपना हालात को लेके वो लोग सिर पीट रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, आप लोग ने तो प्रॉमिस किया था, मतलब कंज्यूमरिस्ट मालिक लोगों के तरफ वो लोग, आप लोगों ने तो प्रॉमिस किया था कि ये डो बनाएंगे हम लोग पूरे जी जान दे करके और उसको बेक करेंगे तो अच्छा हम लोग को ब्रेड मिलेगा, ब्रेड यानी वाइट ड्रीम मिलेगा, वाइट ड्रीम यानी अच्छा जिंदगी मिलेगा। तो हम लोग तो मेहनत पूरा किया अपना तरफ से, हम लोगों ने कोई फांकीबाजी नहीं किया, तो अब हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? अब हम लोग ऐसे डिस्ट्रेस कंडीशन क्यों है? ये प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं। हाउल, हाउल एक्चुअली कोई एनिमल का मतलब गरजाने को बोला जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी समझाया जा रहा है कि जो इंसान है ना, वो बेचारे एनिमल से भी बदतर कंडीशन वो लोग का हो गया है। ठीक है, दिन भर वो लोग चिल्ला रहे हैं। फॉर इट्स सेवियर हु नीड इट्स क्रम्स एज फिश। वो लोग बेचारे अपने सेवियर को, सेवियर के लिए गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो आओ, हम लोग को बचाओ इस हालत से, इस मतलब जानवर से भी बदतर हालात से जो जिंदगी हम लोग का मतलब कट रहा है, इस जिंदगी से कोई बचाओ, इस दर्द से कोई राहत दो, कोई तो आओ, कोई तो सेव करो। फॉर अच्छा सॉरी, हु नीड इट्स क्रम्स एज फिश। तो जैसे फिश लोग, जो मछली है ना, अब देखिए मछली को आप क्रम्ब यानी ब्रेड का जो एक सख्त वाला किनारा होता है ना, ब्राउन ब्राउन बाउंड्री होता है, उसको उसी को क्रम्ब बोला जाता है। तो वो क्रम्ब को या ब्रेड का पीस को अगर थोड़ा सा आप काट करके थोड़ा सा फेंकिएगा पानी के ऊपर, तो देखना उसी थोड़ा सा क्रम्ब में एकदम झांक मछली आ जाएगा उसको खाने के लिए। तो ठीक जैसे मछली लोग एकदम तैयार रहता है, ललच के रहते हैं थोड़ा सा खाना के लिए, ठीक वैसे इंसान भी वैसे मछली जैसा बन गया है कि थोड़ा सा एक ब्रेड के लिए, थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा जिंदगी के लिए वो लोग तरस के रह चुका है। ठीक है, फ्लिकरिंग थ्रू देयर ग्रीन एलिमेंट need a wide classy wisdom to keep their groans alive। और फ्लिकरिंग मतलब कि वेवरिंग, ठीक है, कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंसी। फ्लिकरिंग यानी यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, यहाँ वहाँ भटकते रहना, कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, कभी ठीक रहना कभी मतलब प्रॉब्लम परेशानी में रहना। तो वो लोग का लाइफ है ना पूरा इनकंसिस्टेंट बन चुका है। वो लोग का लाइफ में अब कोई दिशा नहीं है और वो लोग किस चीज़ के थ्रू भटक रहे हैं? अपना ग्रीन एलिमेंट। ग्रीन एलिमेंट यहाँ एनवायरनमेंट को भी दर्शा सकता है कि वो लोग का जो वातावरण है, वो लोग का जो नेचर है, नेचर के थ्रू वो लोग भटक रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ग्रीन एलिमेंट मतलब वही वो लोग का अपना जो नासमझी है, जो इमेच्योरिटी है, उसका भी थ्रू वो लोग भटक रहे हैं। वो लोग का इमेच्योरिटी क्या है कि वो लोग ये जो सपना ये लोग बेच रहे थे ना, ये जो मार्केंटाइल मालिक या जो कॉलोनियल मास्टर जो सपना ये लोग को बेच रहे थे कि थोड़ा सा मेहनत कर दो, फिर तुम लोग के लिए मतलब अच्छा जिंदगी हम लोग ला देंगे, गुड लाइफ ला देंगे, अच्छे दिन ला देंगे। ठीक है, लेकिन इसी में बेचारे वो लोग भूल गए
ना समझ की तरह उन्होंने विश्वास कर लिया, वो लोग का कनिंगनेस को, वो लोग का मतलब जो चालाकी है उसको वो लोग पकड़ नहीं पाए, उतना मेच्योरिटी ये लोग में नहीं था। तो अपना ही इमेच्योरिटी, अपना ही सरलता का वजह से ये लोग का आज ये हशर है और उसी का थ्रू वो लोग भटक रहे, उसी को कोस रहे हैं। ठीक है, और एक एनवायरनमेंट का भी मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि कलोनियलिज्म सिर्फ इंसान को नहीं मतलब डिस्ट्रॉय करता है, एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करता है, नेचर को भी डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। तो वो नेचर को भी एक्सट्रैक्ट करके, नेचर को भी एक्सप्लॉइट करके अपना सुविधा, अपना प्रोडक्ट, अपना ट्रांजैक्शन निकालेगा, और आदमी को भी एक्सप्लॉइट करके, आदमी को भी जान चूज करके उसका अपना मुनाफा निकालेगा। तो बोथ द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स बोथ आर एक्सप्लॉइटेड। ओके, नीड अ वाइड ग्लासी विजडम, वो लोग को एक बहुत बड़ा ग्लास जैसा एक विजडम चाहिए। ग्लास यानी यहाँ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि आर पार दिखाई देना। यहाँ पे ऐसा वो लोग को विजडम चाहिए जो ये लोग का जो ट्रेचरी है ना, ये लोग का जो हिपोक्रेसी है, उसको आर पार देख सके। ये लोग का मीठा मीठा बोली, ये लोग को सपने बेचने वाला भाषण का अंदर जा करके, उसको भेद करके, उनका अंदर का जो डार्क इंटेंशन है, ठीक है, वो देख सके। ऐसा एक नॉलेज, ऐसा एक गाइडेंस, ऐसा एक विजडम ये लोग को चाहिए। वहीं ये लोग मांग रहे हैं कि वो विजडम हम लोग को दो, हम लोग को इमेच्योरिटी नहीं चाहिए, हम लोग को सही से गाइडेंस एक चाहिए जो हम लोग को सही गलत का फैसला करने सिखा सके, जिससे हम लोग और ऐसे मूर्ख ना बने ये लोग का बाद में आकर के। ऐसा कोई विजडम दो, ऐसा कोई गाइडेंस दो जिससे हम लोग को अपना जिंदगी अच्छा मिले। टू कीप देयर ग्रोन्स अलाइव, ग्रोन मतलब यहाँ एक तरीके से द वॉइस फॉर प्रोटेस्टेशन, हम लोग का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो चीख रहे चिल्ला रहे हैं, उसको भी जिंदा रखने के लिए, हम लोग का प्रोटेस्ट को सही मायने में साकार करने के लिए एक गाइडेंस हम लोग को चाहिए। वो गाइडेंस दो, वो गाइडेंस मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। एंड दिस लोफ हेयर, ठीक है, यानी तो कीप देयर ग्रोन्स अलाइव एंड दिस लोफ हेयर, ठीक है। तो ग्रोन को भी अलाइव रखना है, प्रोटेस्ट को भी अलाइव रखना है, और इस लोफ को, इस ब्रेड का टुकड़े को भी यहाँ पे रखना है अलाइव। यानी ये जो जिंदगी का सपना है ना, अच्छा जिंदगी का जो सपना था, जो अभी टुकड़ों में बट चुका है, लेकिन वो टुकड़ों को भी मुझे कम से कम अपना पास रखने दो। एक टुकड़ा मेरा सपना भी अगर साकार हो जाए तो भी कुछ आराम तो मुझे मिलेगा, तो उसके लिए भी मुझे गाइडेंस चाहिए, वो दो। लाइफ नाउ हॉल्टेड, हॉल्टेड यानी स्टॉप। लाइफ अब क्या हुआ है, लाइफ अब रुक चुका है। मोर एंड मोर वाटर एडिटिंग, ज्यादा ज्यादा उसमें पानी मिलाया जा रहा है। अब पानी मिलाने से क्या चीज होता है, सबसे पहले जो चीज होता है कि डाइल्यूटेड हो जाता है कोई भी चीज, ठीक है। कोई चीज अगर घना रहता है, गाढ़ा रहता है, तो वो पतला हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड का बात किया जा रहा है। अब अगर ब्रेड का तरीके से सोचे, अगर ब्रेड कुछ पक रहा हो, बेक हो रहा हो, उसमें अगर आप पानी ज्यादा डाल दे तो क्या वो ब्रेड खाने लायक बचेगा? नहीं ना बचेगा। उसका जो फ्रेशनेस है, उसका जो लाइफ गिविंग कैपेसिटी है, उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, क्या उसमें गिरावट नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, सपना जो उन लोग का अच्छा दिन का जो सपना था, अच्छा जिंदगी का सपना था, उसमें भी धीरे धीरे पानी मिल रहा। किस चीज का पानी? झूठ का पानी, हिपोक्रेसी का पानी, फरेब का पानी मिल रहा, और धीरे धीरे उसको रॉट कर दे रहा, उसको गला पचा करके उसको एकदम बर्बाद कर दे रहा। उस ड्रीम को धीरे धीरे डाइल्यूट हो जा रहा। ड्रीम का जो इंटेंसिटी था, जो जिस विश्वास से, जिस होप से, जिस फेथ से इस ड्रीम के लिए सब कोई लोग अपना परिश्रम दिए थे, वो ड्रीम ही धीरे धीरे अब फीका पड़ रहा है। उस ड्रीम में वो जान और नहीं बचा। द सॉइल, अच्छा, द ड्रीम लेस क्लियर, क्योंकि पानी ज्यादा आ रहा है। अगर कोई चीज में आप पानी ज्यादा घुला दोगे तो वो चीज आपको सही से दिखेगा भी नहीं। तो वहीं सेम हो रहा है कि ड्रीम अब धीरे धीरे लेस क्लियर हो जा रहा, ऑब्स्क्योर हो जा रहा अब, और वो ड्रीम अब और सपना दिखाई नहीं दे रहा पहले जितना अच्छे से। पहले जितना अच्छे से देखता था यही तो ड्रीम है, अब थोड़ा देर में बेक हो जाएगा, अच्छा दिन मिल जाएंगे, अच्छा जिंदगी मिल जाएगा। अब अच्छा जिंदगी धीरे धीरे ब्लर होते जा रहा, विजन से दूर जाते जा रहा। अब मतलब नजदीक आने की जगह अब तो लग रहा है कि अब अच्छा जिंदगी, शायद पहले जो जिंदगी था वो भी उससे भी बदतर दिन अब आने वाले हैं। अच्छा तो कुछ नहीं होने वाला, सारा सपना मिट जा रहा, दूर जा रहा। इट्स स्प्रेड ऑफ, सॉरी, द सॉइल मोर डिस्टेंट, जो सॉइल है, सॉइल मतलब फिर से वही दो सिंबलिज्म के एक है, जो जनरेटिव या क्रिएटिव चीज उसका, और दूसरा है ये जो हम लोग का जो पूरा कैरेबियन नेशनैलिटी है, या जो पूरा कैरेबियन समाज है, उसको एक तरीके से समझा रहा है। तो उनका वो जो सॉइल है ना, सॉइल ऑफ आवर न्यू
ड्रीम वर्ल्ड, नया हम लोग का जो सपनों था, सपनों का जिंदगी था, सपनों का दुनिया था, उसका सॉयल, उसका जमीन धीरे धीरे दूर जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पैरों पैरों तले जमीन खिसक जाना, मतलब क्या कि एकदम गड्ढे में पड़ जाना, एकदम एक ट्रबल, एक क्राइसिस में गिर जाना, जहां से मतलब वापस रेस्क्यू होना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग का जो ड्रीम था ना, जो ड्रीम अब तक वो लोग के लिए सॉलिड था, रियल, लोगों को लगता था ये तो मतलब हम लोग का जो सपना है ऑलमोस्ट रियलिटी में पनपने ही वाला है। लेकिन अब वो लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब जो ये रियलिटी वाला जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था, जो सख्त जमीन था वास्तवता का, वो जमीन धीरे धीरे पैरों तले खिसक रहा है और दूर जा रहा है, और हम लोग एक इल्यूशन का गहरी खाई में गिर रहे हैं, जहां पे इट्स अ बॉटमलेस पिट। ओके, इट्स प्रेयर ऑफ टेबल, ब्लेस ऑफ लिप्स, मोर हार्ड टू रिच विथ पेनीज। पेनी यानी यहाँ पैसा, मनी। तो अब पैसा दे करके भी वो ब्रेड मिलना, या वो खाना मिलना, वो अच्छा जिंदगी का अश्योरेंस मिलना, वो प्रेयर ऑफ टेबल में, प्रेयर ऑफ द टेबल मतलब खाने के टाइम बैठ करके जो प्रेयर किया जाता है, जो गॉड को धन्यवाद दिया जाता है कि हम लोग को आज खाना देने के लिए धन्यवाद, वो प्रेयर के बाद किया जा रहा है। ब्लेस ऑफ लिप्स, जो हम लोग अपना मुंह से, अपना होठों से जो ब्लेसिंग करते हैं सबको, जो गॉड का ब्लेसिंग मांगते हैं, वो सारा चीज भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा, दूर जाता हुआ दिख रहा। पैसे दे करके भी वो मिलना मुश्किल हो जा रहा। मतलब क्या, पहले जितना पैसा से जितना चीज मिलता था, पहले जिंदगी जितना कॉस्टली था, अभी जिंदगी और कॉस्टलियर हो गया है। अभी इनकम घट गया है, जितना इनकम पहले मिलता था, इनकम अभी कम हो गया। जितना चीजों का दाम पहले था, वो चीजों का दाम अभी बढ़ गया है। ये दर्शाता है कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैसे कॉलोनियल इकोनॉमी एक देश को, एक पूरा एक जाति का, एक समाज का अच्छा लाइफ का ड्रीम को बर्बाद करके रख देता है। द नाइफ दैट शुड हैव कट इट, द हैंड्स दैट शुड हैव ब्रोक ओपन इट्स विक्ट्री ऑफ क्रस्ट्स एट योर थ्रोट। तो जो छुरी इस ब्रेड को काटना चाहिए था, ये पूरा ब्रेड जो तैयार हो गया, पका हुआ ब्रेड को काट करके पीस पीस करके खाने के लिए जो छुरी का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो हाथों को इस विक्ट्री ऑफ क्रस्ट को ब्रेक ओपन करना चाहिए। विक्ट्री ऑफ क्रस्ट यानी यही जो क्रस्ट यानी यहाँ पे ब्रेड सिंबलाइज कर रहा है, जो हार्ड सरफेस ऑफ द ब्रेड। तो उसमें आपने विजय हासिल कर लिया है। ब्रेड को पकाने में, ब्रेड को पूरा संपूर्ण तैयार करने में आपने विजय हासिल कर लिया है। फिर उस ब्रेड को तोड़ करके, नाइफ से काट करके, अपना हाथ से उसको तोड़ करके मुंह में भर के खाने का जो आनंद है, वो मिलना चाहिए था छुरी को और हाथ को। ये आनंद वाला काम में एंगेज होना चाहिए था। अपना ड्रीम फुलफिल करने का जो सेटिस्फैक्शन है, उसमें एंगेज होना चाहिए था। अच्छा जिंदगी को एंजॉय करने वाला काम में एंगेज होना चाहिए था। लेकिन वो आज किस काम में एंगेज है? वो आज योर थ्रोट, एट योर थ्रोट, आपके गले में है। वो हाथ आज आपके गले में है, वो छुरी आज आपके गले में है। मतलब क्या, इस सोसाइटी में इतना ऑपरेशन बढ़ गया है, इतना टॉर्चर बढ़ गया है, इतना आपका क्लैशेस बढ़ गए हैं कि एक दूसरे में हाथापाई हो रहा है। यहाँ डबल एक तरीके से क्लैश या डबल डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ है। एक तो मालिक द्वारा जो मतलब वर्किंग क्लास है, उनका शोषण चल रहा है, और दूसरा है कि याद है वो इमेजरी, फिश आर कमिंग टुगेदर फॉर क्रम। तो जैसे एक छोटा कुछ कण क्रस्ट के लिए एक झांक मछली अपने में लड़ाई झगड़ा करती है, कौन इसको खाएगा। तो आज सोसाइटी का भी वही हालत हो गया है। मालिक लोग शोषण करके वर्किंग क्लास को इस हाल में छोड़ दिए हैं कि एक टुकड़ा ब्रेड, एक अपना जिंदगी का एक बेसिक मिनिमम नेसेसिटी पूरा करने के लिए भी उन लोग को झगड़ा करना पड़ रहा है कि किसको मिलेगा, कौन मिलेगा। तो एकदम लाइफ बर्बाद हो चुका है। ड्रीम फुलफिल करने का एजेंट ही आज ड्रीम बर्बाद करने का एजेंट बन चुका है, लाइफ हेल करने का एजेंट बन चुका है। ठीक है। बलाम वॉचिंग विथ रेड लीकिंग आईज। अब बलाम क्या है? बलाम एक नॉन इजराइलाइट प्रॉफिट है। ये फिर से एक बिब्लिकल एल्यूशन है। ठीक है। तो बलाम एक नॉन इजराइलाइट प्रॉफिट थे। इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, गॉड ने इनको प्रेडिक्शन करने बोला था कि जो इजराइलाइट और मोआबाइट्स का जो मतलब जंग है, उसमें इजराइलाइट्स के लिए अच्छा प्रोफेसी करने के लिए गॉड ने इनको बोला था। लेकिन जो बलाक थे, बलाक यानी द किंग ऑफ मोआबाइट्स, ठीक है, उन्होंने इनको पैसा दिया था, इनको मतलब हायर करना चाहे थे बलाम को कि आप आइए और आप इजराइलाइट्स का अगेंस्ट है, मतलब इजराइलाइट्स और मोआबाइट्स ये दोनों में फाइट हो रहा था,
तो मोआबाइट्स का जो किंग था बलाक, वो बलाम को मतलब हायर करने जा रहे थे कि आप इजराइल्स को कर्ज कीजिए और मोआबाइट्स को ब्लेसिंग कीजिए ताकि हम लोग को विजय हासिल हो। लेकिन आखिरकार उन्होंने वो नहीं किया था। उन्होंने मतलब इजराइल्स के लिए ही प्रोफेसी किया था, ठीक है। लेकिन पहले तो उन्होंने प्रोफेसी किया था, लेकिन बाद में कभी कभी ये भी बोला जाता है कि इजराइलाइट्स को एक तरीके से दुर्बल करने का तरीका भी उन्होंने बलाक को बताया था, जिसके चलते इजराइलाइट्स मतलब काफ़ी प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में फंस गए थे, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग करना, वुमेन्स के साथ सेक्सुअल यूनियन में लिप्त होना, ये सब जो प्रोहिबिटेड काम है उसमें वो लोग लिप्त हो गए थे, जिसकी वजह से गॉड बहुत गुस्सा हो गए थे उन लोग के, उसके ऊपर अजाब नाजिल हुआ था, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी बलाम को लेकर के। तो बलाम वॉचिंग विथ रेड लीकिंग आईज, तो यहाँ पे रेड लीकिंग आईज मतलब क्या कि इमोशन भरा हुआ, फीलिंग्स भरा हुआ और रोता हुआ, रो रो करके आंख लाल हो गया है। तो उनका आंख क्या दर्शा रहा है कि ऐसा कुछ अनकंट्रोलेबल चीज जो वो खुद ना चाहते हुए भी उनको अपने आंखों के सामने देखना पड़ रहा है। तो यह किस चीज़ को दर्शा रहा कि वर्किंग क्लास का ये जो सिचुएशन है, ठीक है ना, समाज का ये जो आज डिग्रेडेशन है, कंज्यूमरिज्म का ये जो बढ़ावा है और लाइफ का ये जो बुरा हाल है, ये सभी को ना चाहते हुए भी देखना पड़ रहा, ना चाहते हुए भी इस कष्टकर हालात में से जूझना पड़ रहा है। और इस चीज़ का प्रेडिक्शन, इस चीज़ का प्रोफेसी वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई वर्किंग क्लास कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का प्रोफेसी नहीं कर पाया था, इस चीज़ को भाप नहीं पाया था कि आगे चल करके वो लोग का ड्रीम का ऐसा हशर होगा, ठीक है। द रैट्स, अब रैट्स का बात करते हैं। द रैट्स फाइंडिंग ओनली दिस यंग एम्प्टी हस्क शार्पनिंग देयर रैचेट्स। तो रैट को यहाँ पे एक तरीके से एक डिस्ट्रक्शन या डीके का सिंबल के तौर पे माना गया है, ठीक है। कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, है ना, खाना ढूंढ रहे हैं। एक तरीके से डीके या मतलब डिस्ट्रक्शन का तो उतना नहीं कहा जा सकता जितना कि आप एक मतलब मिजरी का बोल सकते हैं, ठीक है, एक रेचेडनेस का, ठीक है, एक डायलैपिडेटेड लाइफ का, जहाँ पे लाइफ बहुत बेकार हो चुका है, बहुत संघर्षमय हो चुका है, जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, जहाँ पे बहुत कमियां खामियां हैं, वैसा एक कठिन परिस्थिति के अंदर भी जूझना इस हिसाब का सिंबलाइज हो रहा है रैट की। वो लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ भी वो लोग जा रहे हैं कुछ हल्का फुल्का खाना के लिए भी उनको सिर्फ एम्प्टी हस्क मिल रहा है, फाका। उनको हर भंडार, हर खाना रखने का हर सामान उनको बस फाका ही मिल रहा है, कहीं पे एक दाना खाना भी नहीं है। मतलब क्या, रैट्स को यहाँ रैट्स क्या है, वर्कर्स है, वर्किंग क्लास ह्यूमन बींग्स है, जिनको बेचारे कोई कहीं पे भी हर जगह में वो जा रहे हैं कि थोड़ा सा एक टुकड़ा भी खुशी कम से कम मिल जाए, जो सपना हम लोग देखे थे अच्छा जिंदगी का, उसका एक कण भी तो कम से कम रिलिश करने को मिल जाए, एंजॉय करने को मिल जाए लाइफ में, कहीं नहीं मिल रहा। जहाँ पे वो जा रहे हैं सब जगह उन लोगों को सिर्फ शून्य दिख रहा है, एम्प्टीनेस। Their dream has turned into a big empty zero. धोखा, फरेब, हिपोक्रेसी, ड्रीम और नहीं बचा, ठीक है। Sharpening their ratchets, तो वो लोग क्या कर रहे हैं बेचारा, फिर से अपना, अच्छा रैचेट यानी एक एक्चुअली टूल होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है जो आपका व्हील जैसा दिखने वाला, और वो व्हील में बहुत सारा दांत जैसा आपका मतलब बड़ा हुआ हिस्सा रहता है, तो बहुत शार्प व्हील जैसा एक डिवाइस होता है। तो शार्पनिंग देयर रैचेट्स, तो अपना वही डिवाइस को वो लोग फिर से शार्प कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कि दोबारा काम में जाना है, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग करना है, दोबारा इंडस्ट्रियल में लगना है, दोबारा प्रोडक्शन का काम में लगना है। तो वो लोग अपना एफर्ट तो देते जा रहे हैं, वो लोग अपना तरफ से एफर्ट, टाइम, एनर्जी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन सब कुछ वो लोग देते जा रहे हैं, लेकिन हर दिन वो लोग एक्सपेक्टेशन करके कुछ मिलेगा, कुछ खाना मिलेगा, कुछ अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। ऐसे रैट लोग जैसे कैसे एकदम चूहा लोग एकदम इधर मतलब भटकते रहता है कि कहीं इस घर में उस घर में कहीं पे कुछ तो मिल जाए। इंसान लोग भी यहाँ वहाँ भटक रहा है अपना पूरा सब कुछ मेहनत देने के बाद भी कि कहीं पे तो सुख शांति, कहीं पे तो अच्छा ज़िंदगी का कर्ण भी मिल जाए, कहीं नहीं मिल रहा है। फिर से जा रहे हैं अगला दिन शायद कुछ मिल जाए, तो सिर्फ एक डेस्परेशन ही उन लोग को मिल रहा
डिस्पेयर ही उन लोगों को मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। ओके, अब देखिए, अब जो आगे का सेक्शन है ना, और जो आखिरी सेक्शन है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। आइए समझते हैं। योर वाइफ गोइंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स, सर्चिंग हर फीट टैपिंग the lights of the motor cars, watching, rounding the shape of her girdle, her back naked. आपका जो वाइफ है, मतलब यहाँ वर्किंग क्लास को पोएट एड्रेस कर रहे हैं कि तुम लोग दिन भर क्या कर रहे हो, खट कमा रहे हो, पूरा अपना बदन जान को पानी पानी कर रहे हो, फिर भी तुम लोगों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा, अगला दिन फिर से काम में जा रहे हो। और तुम्हारा वाइफ क्या कर रही है, स्ट्रीट में जा रही, रास्ते में जा रही, ढूंढ रही है, अपना पैर थपथपा रही है, टैप कर रही है, सिग्नल दे रही है, किसको, क्लाइंट को। इट इज अ वेरी ब्लीक एंड वेरी डार्क कॉनोटेशन एंड इंडिकेशन टू प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, इस हालात आ गया है कि घर में खाने का कुछ नहीं है, अच्छा जिंदगी तो दूर, जिंदगी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। तो जिंदगी चलाने के लिए अब रिस्पेक्टेबल हाउसवाइफ लोगों को क्या करना पड़ रहा है, प्रोस्टिट्यूशन में उतरना पड़ रहा है। कोई चारा नहीं है, सिर्फ किस लिए, एक दाना खाना के लिए, चंद पैसों के लिए। अच्छा जिंदगी, रिस्पेक्ट का जिंदगी इतना अफोर्डेबल नहीं, सॉरी, मतलब इतना अनअफोर्डेबल हो गया है, इतना कॉस्टली हो गया है, उनका हाथ से इतना बाहर जा चुका है। वो वाइट ड्रीम, अच्छा जिंदगी, अच्छे दिन का सपना इतना हाथ से दूर जा चुके हैं, ठीक है, कि अब सिर्फ जिंदगी टालने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी उन लोगों को अपना सम्मान बेचना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी। ठीक है, द लाइट्स ऑफ मोटर कार्स वॉचिंग राउंडिंग द शेप ऑफ अ गर्डन। गर्डन यानी जो कमर में पहनने वाला एक गहना या एक बेल्ट होता है, तो वो लोग का कमर में जो वो गहना लगा हुआ है या जो बेल्ट लगा हुआ है, उसको कार्स आ रहे हैं, गाड़ियां अपना सर्च लाइट फेंक करके उसमें देख रहे हैं। मतलब क्या, जो क्लाइंट्स है, जो कस्टमर है, जो इस कॉल गर्ल को हायर करेंगे, जो प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करेंगी, वो लोग लाइट फेंक के देख रहे हैं कहाँ अच्छा खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट खड़ा है। तो एक तरीके से यहाँ वुमेन को भी एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। सिर्फ अब तक तो सिर्फ वर्कर्स लोग को प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, लेकिन अब उनका हाउस होल्ड, उनका जिंदगी, परिवार, बीवी को भी नहीं छोड़ा गया, उनका इज्जत को भी नहीं छोड़ा गया। वो इज्जत भी अब एक सामान बन के रह गया है, एक प्रोडक्ट बन के रह गया है, जिसको चूज किया जाएगा, जिसको जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट को उठा करके घुमा फिरा करके देखते हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं, वैसे अब लाइट मार करके कार में बैठे हुए पूंजीपति, पैसे वाले क्या चेक करेंगे, घर का इज्जत को चेक करेंगे, उनका शरीर को चेक किया जा रहा है, फिर उनको खरीदा जाएगा। दे आर जस्ट अ प्रोडक्ट, नथिंग मोर। हर बैक नेकेड, उसका बैक नेकेड है और उसके पास कुछ छुपाने के लिए उसका इज्जत बेआबरू हो चुका है। रोल्ड इनटू नाइट विदाउट मॉर्निंग। और ये ऐसी रात में तदवीर हो रहा, जो रात कहा कि सिर्फ रात है, कोई सवेरा नहीं है। ये जो इज्जत जा रहा है, ये जो मेहनत जा रहा है, हस्बैंड का जिंदगी जा रहा है, मेहनत जा रहा है, जान जा रहा है, ऑलमोस्ट बीवी का इज्जत जा रहा है, ये इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि ऐसा 1 महीना करने के बाद वो लोग का जिंदगी वापस अच्छा हो जाएगा, फिर वो लोग को ये काम बंद कर दे सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको और डार्कर फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। इससे उनका जिंदगी बस तबाह होगा, कुछ नहीं होगा, और नीचे वो लोग धंसते जाएंगे और परेशानी में वो लोग घुसते जाएंगे। और फायदा कौन कमाएगा, फायदा कमाएगा पूंजीपति लोग। हस्बैंड का मेहनत का फायदा वो लोग लेगा, वाइफ का इज्जत का फायदा वो लोग लेगा। बहुत, ये सुनने में बहुत हार्श लग रहा है, बहुत क्रूएल लग रहा है, बहुत घटिया भी लग सकता है, लेकिन यही एडवर्ड ब्रैथवेट चाहे है कि यही घटियापन, यही गंदापन, यही सुन के जो रूह कांप जाना, ये जो हम लोग को सिर्फ सुन के हो रहा है, वो कॉलोनियल कैरेबियन लोग सहे हैं, ये वो लोग को जिंदगी के साथ हुआ है। तो हम लोग को इमेजिनेशन को शेक कर देने के लिए जानबूझ के ऐसा इमेजरी यूज किया गया कि हम लोग पढ़ के भी समझे। जो लोग सोच करके हम लोग कांप उठ रहे हैं, वो झेलना पड़ा है ये लोग को। ठीक है, रोल्ड इनटू डेड विदाउट विजन। कोई विजन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई अच्छा दिन का सपना अब नहीं है, सिर्फ अब डेथ है। हर दिन सिर्फ मरना, हर दिन सिर्फ मरना।
और मरने के बाद भी, ये तो फिजिकल डेथ से भी बदतर है। फिजिकल डेथ तो आपका डेथ होता है, आपको शांति मिल जाती है, चलिए छुटकारा। लेकिन ये एक ऐसा डेथ है, ये स्पिरिचुअल डेथ है, ये आपका ड्रीम का डेथ है। हर दिन आप मर रहे हैं, अगला दिन उठ के फिर से मरने के लिए। कोई विजन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। रोल्ड इनटू लाइफ विदाउट ड्रीम। ऐसा जिंदगी में आप हर दिन ऐसा ही जिंदगी जी रहे हैं जहां कोई और ड्रीम नहीं बचा, कोई ब्रेड नहीं बचा, कोई अच्छे दिन नहीं बचे, कोई अच्छाई ही नहीं बचा। तो ऐसा जिंदगी मौत से भी बदतर है। मौत भी आपको इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगेगा। ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।